हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है कोठारी आयोग भाग 5 के विषय में देखेंगे कि आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की हैं। तो आज जो पॉइंट्स लिए हैं हमने शैक्षिक अवसरों की समानता और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट लिया है विद्यालय शिक्षा का विस्तार। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता के विषय में आयोग ने क्या क्या कहा है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। आयोग के शब्दों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थापित करना है, ताकि पिछड़े हुए या कम अधिकारों वाले वर्ग एवं व्यक्ति अपनी दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सकें। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज टू इक्वलाइज अपॉर्चुनिटीज़। One of the important social objectives of education is to equalize opportunities, enabling the backward or underprivileged classes and individuals to use education as a lever for the improvement of their education। आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में दो मुख्य प्रकार की व्यापक असमानताएं बताई हैं, जिसमें पहली है शिक्षा के सब पक्षों एवं स्तरों पर बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता और उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों, अछूत जातियों, पहाड़ी जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता। इन दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने 4 सुझाव दिए हैं, जिसमें पहला है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, दूसरा है शिक्षा के खर्चों में कमी, तीसरा है छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और चौथा है छात्रवृत्तियों की योजना। इन चारों पॉइंट्स को हम इस प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट हम देख रहे हैं निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन। आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वे इस प्रकार से हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत में से यानी कि जब चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई के अंत से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक या उससे पूर्व निम्न माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत से 10 वर्ष की अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा को योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षा के खर्चों में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। आयोग ने शिक्षा के खर्चों में कमी के लिए जो विचार प्रकट किए वे इस प्रकार से हैं। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री मुफ्त दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पुस्तक गृहों यानी कि बुक बैंक्स की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां से छात्रों को पाठ्य पुस्तकें दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं की पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए, ताकि छात्र उनका प्रयोग कर सकें। योग्य छात्रों को पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वहाँ पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है तो आर्थिक सहायता उनको मिलनी चाहिए, यानी कि छात्रों को मिलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं छात्रवृत्तियों की संख्या, प्रोविजन फॉर स्कॉलरशिप्स। आयोग ने छात्रवृत्तियों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए इस प्रकार से हैं। निम्न प्राथमिक स्तर के उपरांत शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को संगठित किया जाना चाहिए। जब छात्र शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचे तब इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई निर्धन पर योग्य विद्यार्थी छात्रवृत्ति न मिल सकने के कारण अपनी भावी शिक्षा से वंचित न रह जाए। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर सन 1975 और 76 तक 2.5% प्रतिभाशाली छात्रों को और सन 1985-86 तक 5% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर 15% प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए। पूर्व स्नातक स्तर पर सन 1975-76 तक 15% योग्य छात्रों को और सन 1985-86 तक 25% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर
पर सन 1975-76 यानी कि 1975 और 76 तक 25% छात्रों को और सन 1985-86 यानी कि 1985-86 तक 50% यानी कि 50% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर 2 प्रकार की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो छात्रावासों में रहकर कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए, और इन छात्रों को छात्रवृत्तियों के रूप में इतना धन दिया जाना चाहिए जिससे शिक्षा से संबंधित संपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए। अपने घरों पर रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए इन छात्रों को केवल इतनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिससे अधिकांश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे छात्रवृत्तियों की योजनाएं, स्कीम्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। आयोग ने छात्रवृत्तियों की अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में विचार दिए। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना का विस्तार एवं विकेंद्रीकरण किया जाना। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियों की योजना आरंभ की जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से विद्यालय स्तर पर 30% को एवं कॉलेज स्तर पर 50% छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। अब हम देखेंगे शिक्षा यानी कि जो विद्यालय शिक्षा है का विस्तार, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। आयोग की धारणा है कि यद्यपि पिछले समय में विद्यालय शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हुआ है, तथापि देश की आवश्यकताओं को पूर्ण न कर सकने के कारण उसको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अपनी इस धारणा के फलस्वरूप आयोग ने विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अंगों के विस्तार के विषय में अपने विचार प्रकट किए और सुझाव भी दिए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्रत्येक राज्य के शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए एक केंद्र की सृष्टि की जानी चाहिए। इस केंद्र के मुख्य कार्य होने चाहिए कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, इन विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापक का जो है निरीक्षण करना और इन शिक्षकों के अभिनव पाठ्यक्रमों यानी कि रिफ्रेशर कोर्सेज का संचालन करना। व्यक्तिगत प्रबंधकों को उदार आर्थिक सहायता देकर पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षण कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इस शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके। शिशुओं के खेल केंद्रों को जो है प्राथमिक विद्यालयों से संबद्ध किया जाना चाहिए और ज्ञानेंद्रीय शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सन 1975-76 तक देश के सब बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सन 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। अपव्यय व अवरोधन यानी कि वेटेज आदि को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जो बालक कक्षा 7 पास करने के समय 14 वर्ष के ना हों और अपनी सामान्य शिक्षा के क्रम को जारी रखना चाहते हों, उनको इस आयु तक उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम माध्यमिक शिक्षा का विस्तार। माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए और व्यवसायीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% छात्रों को एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके। माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता स्थापित की जानी चाहिए और प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए और उनको 10 वर्ष की अवधि में पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार करने के लिए आगामी 20 वर्षों में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण
वोकेशनलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग ने लिखा है कि माध्यमिक स्कूल के स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करके शिक्षा और उत्पादन में संबंध स्थापित किया जा सकता है। आयोग ने अपने विचार को ध्यान में रखते हुए पहले व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सामान्य सुझाव दिए हैं। सामान्य सुझाव हैं, माध्यमिक शिक्षा का विशेष रूप से अधिक व्यवसायीकरण किया जाए। उद्योगों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग की पूर्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक बनाया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों को व्यवसायिक बनाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न माध्यमिक स्तर लोअर सेकेंडरी स्टेज। निम्न माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सन 1986 तक इस स्तर की संपूर्ण छात्र संख्या की लगभग 20% कर दी जानी चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने वाले छात्र प्रवेश कर सकते हैं। इस समय इन संस्थाओं में प्रवेश करने की आयु 15 वर्ष है। इस प्रवेश आयु को कम करके 14 वर्ष कर दिया जाना चाहिए ताकि प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को इन संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा न करनी पड़े। अब देखेंगे हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी स्टेज। आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के विषय में कुछ सिफारिशें की हैं, जैसे कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1986 तक इस स्तर की संपूर्ण छात्र संख्या की 50% कर दी जानी चाहिए और पॉलिटेक्निक्स में विभिन्न विषयों के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि एवं इंजीनियरिंग के कार्यों में संलग्न उन व्यक्तियों के लिए जो अपने ज्ञान को नवीनीकरण करना चाहते हैं, कृषि और इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक्स में संक्षिप्त सघन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही बालकों का प्रवेश होता है। इन संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में अति तीव्र गति से विस्तार किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य, वाणिज्य, प्रशासन, लघु उद्योगों आदि से संबंधित 6 माह से 3 वर्ष तक के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा के विषय में आयोग ने लिखा है कि माध्यमिक स्कूल के स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करके शिक्षा और उत्पादन में संबंध स्थापित किया जा सकता है। द लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड productivity can be forged through vocationalization of education at the secondary school level.